हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसमें हम लोग अल्टरनेटिव करंट के बारे में पढ़ रहे थे। और अल्टरनेटिव करंट के अंदर भी जो है हम लोगों ने अल्टरनेटिव करंट के जो बिहेवियर था, अल्टरनेटिव करंट के अंदर जो रेजिस्टेंस का, कैपेसिटर का और इंडक्टेंस का इंडिविजुअली, वो हमने देख लिया था। आज इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो इसको बढ़ाने से पहले एक चीज़ आप दिमाग में रखिए कि यहाँ जो मैं एक यूज़ करने वाला हूँ वह आर्गन प्लेन, जो हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ते हैं कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जेड, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए प्लस आयोटा बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आर्गन प्लेन में क्या होता है, ये दो एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस में हम क्या लेते हैं, इस ए को, और इसमें हम लेते हैं बी को, है ना। तो इसके अंदर क्या है कि कोई भी जो नंबर है आपको इस प्लेन में एक रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये एक आपकी इमेजनरी एक्सिस होती है और ये क्या होती है, रियल एक्सिस होती है। इसके अंदर अगर मान लीजिए आप इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो कुछ इस तरह से आप एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और अगर फेज फाइंड आउट करना है, यानी कि एंगल कितना है, थीटा, है ना, तो एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आप करते हैं tan इनवर्स, जो आपका y का कोऑर्डिनेट होता है b डिवाइडेड बाय a, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो, अब जैसे मैं आर सी या आर एल या फिर एल सी, इनकी बात करूंगा, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो जो है वो उसके फेज में कोई चेंजेस नहीं ला रहा है। जो हमारी अल्टरनेटिव करंट यानी कि जो वोल्टेज है उसके फेज में कोई चेंजेस नहीं ला रहा है करंट और उसके अंदर। लेकिन बाकी दो, यानी कि जो कैपेसिटेंस है और जो इंडक्टेंस है, वो क्या कर रहे हैं, उसके फेज में, यानी कि करंट और वोल्टेज में क्या कर रहे हैं, फेज में चेंज ला रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि एक में वोल्टेज आगे, किसी में वोल्टेज पीछे, इस तरह से जो है वो वैल्यू आपकी बनने वाली है ना। तो इस वजह से क्या है, हमें इस वाली जो कंसेप्ट है हमारा, जो इसका यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सर्किट लेता हूँ, वह एलआर सर्किट, ठीक है। तो एलआर जो हमारा सर्किट है, इस एलआर सर्किट में क्या होता है उसकी बात हम करते हैं। तो एलआर सर्किट के अंदर जो है, आप नॉर्मली आपके पास एक रेजिस्टेंस होगा और एक इंडक्टेंस होगा, ठीक है। एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस, जो आपके एक अल्टरनेटिव करंट जो है उससे कनेक्टेड होंगे। इसमें करंट आई फ्लो कर जाएगी, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका इंडक्टेंस एल हो गया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हमारे पास इस तरह से हो गए। इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वी आर होगा, इस पे वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ई पी एल होगा। अब वी आर और वी एल जो है वो सेम फेज में नहीं है ना। ये हमने कल देखा था कि क्या होता है कि जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में तो ये जो हमारा वी है, ये जो होता है वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है। जब दोनों सेम फेज में होते हैं तो इसका मतलब क्या है, जब सेम फेज में होते हैं इसका मतलब है कि देखो सेम फेज में तो इसको दोनों को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सम कर सकते हो, लेकिन इनका फेज अलग अलग है, इसका मतलब इसमें डायरेक्ट सम नहीं हो सकता। तो इन्हें इसमें क्या एवरेज सम हमें लेना पड़ता है। और कैसे लेते हैं, तो आप देखिए कि वी एल, इसके पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ ना, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर हम इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए कि सबसे पहले सपोज कर लीजिए ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ये जो है, जो हमारी सोर्स है, उस सोर्स से जो हमें वोल्टेज मिल रही है वो मिल रही है ये वाली, ठीक है। और ये कितनी है, यहाँ से यहाँ जो एंगल है ये है ओमेगा टी, और ये हमारी वी है, ठीक है। ये क्या है, हमारी वी है। उसके बाद में यहाँ अगर आप जाते हो वी आर, तो वी और वी आर दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में हमने देखा है। तो इसका मतलब वी भी इधर है और वी आर भी क्या है, इधर ही है, ठीक है। वी और वी आर हो गया, ठीक है। वी आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हल्की सी कम हो जाएगी। सपोज कर लीजिए वी से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ये मान लीजिए यहाँ पे आपका वी आर है, ठीक है। वी और वी आर सेम फेज में होंगे। उसके साथ जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, इस तरह से इसमें वैल्यू चलती जाएगी, क्योंकि फेज चेंज नहीं है। ये वी एल क्या होता है, इंडक्टेंस वाले केस में क्या हुआ था, इंडक्टेंस वाले केस के अंदर जो है वो करंट पाई एंगल से पीछे चल रही थी, है ना। तो वी आर के केस में अगर मैं करंट मानता हूँ तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही करंट होगी इस तरफ। रिजल्टेंट करंट भी क्या होगी, दोनों सेम ही ओमेगा टी पे, ये है तो ओमेगा टी पे क्या होगी, करंट होगी, क्योंकि दोनों सेम फेज में होती है। लेकिन यहाँ से जो है हमारे पास इंडक्टेंस वाला का केस होता है, तो इंडक्टेंस में जो ये वी एल है ये क्या होती है, करंट से π/2 आगे होती है। तो इसका मतलब करंट ये है, करंट इस फेज में है ओमेगा टी पे, तो क्या होगा ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, तो ये कितना होगा, ये हमारा वी एल है। तो वी एल का एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, π/2, क्योंकि π/2 वोल्टेज क्या होती है,
आगे होती है। तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, तो ये इनका क्या हो जाएगा वी आर, और ये वी आर यहाँ ना, तो वी आर और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, कुछ ये वाला होगा, जिसका एंगल यहाँ से कितना हो जाएगा, मान लीजिए पाई एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा क्या होगा, इसमें फेज डिफरेंस होगा। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है, और ये जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये रिजल्टेंट होगा, ये क्या होगा वी आर, तो मैंने इसको लिया ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ रिजल्टेंट के लिए किससे डिनोट करें ताकि वो रहे, ये कर देते हैं वी आर एल से। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट है ना, तो वी आर एल से कर देते हैं, है ना, आर है एल है, तो ये क्या होगा वी आर एल, और वी आर एल क्या हो जाएगा, वी आर एल जो होगा वो दोनों का क्या होगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर का रूट, ये इसका रिजल्टेंट होगा। क्योंकि अगर आप एक्स वाई प्लेन में अगर आप किसी भी नंबर को, मान लीजिए जैसे जेड था, जेड को आप इस तरह से डिनोट करते हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो वो क्या होगा हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, ठीक है, तो यहाँ से जो है ये हमारा रिजल्टेंट आएगा। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा कि जो हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या है वी आर एल, वो क्या हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर का रूट। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब नेक्स्ट कि वी आर क्या होगा, तो वी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ आई आर लिख सकता हूँ, और वी एल को क्या लिख सकता हूँ बताइए, वी आई, और वी एल को क्या लिख सकता हूँ आई एक्सएल लिख सकता हूँ। और एक्सेल मैंने आपको बताया था, एक्सेल क्या है रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है ना, तो एक्सेल क्या है हमारे पास, एक्सेल जो है वो है ओमेगा एल, जो हमने देखा था कल। ठीक है, यही होगा करंट, क्योंकि दोनों में क्या चलेगी, इस तरह से इक्वेशन आएगी, तो ये हमारे पास क्या होगी इक्वेशन हो गई। इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो वी आर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वी आर एल इक्वल टू हमारे पास हो गया, ये हो जाएगा इस तरह से कि आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे को जेड मिलेगा, सॉरी यहाँ से जो हमारे को ये आई क्या होगा कॉमन आ जाएगा, तो ये आई कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या मिला आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आई को यहाँ डिवाइड में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और एक्सएल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी हमारे पास यहाँ मिल रही है, क्या मिल रही है वी आर एल जो हमारा रिजल्टेंट है डिवाइडेड बाय करंट। तो इसका मतलब क्या है वोल्टेज अपॉन जो करंट है उसे हम क्या कहेंगे, फिर से इसकी जो आएगी क्या बोलते हैं डायमेंशन, वो किसके बराबर आएगी ओम की डायमेंशन के इक्वल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जो आपका रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों का मिक्सचर है। तब रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा। तो इसका मतलब ये क्या होगी हमारी प्रतिबाधा, तो जिसको मैं किससे नोट करूंगा जेड से नोट करूंगा, और ये जेड से नोट करूंगा तो क्या हो जाएगी, इसका मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे रिजल्टेंट ले रहा हूँ। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट, ये मेरी क्या होगी रिजल्टेंट। अगली बार मैं क्या लिख सकता हूँ जेड को कि आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर रूट, ये मेरा क्या बोलते हैं इसको इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा। तो इस वाले केस में यानी कि रेजिस्टेंस प्लस जो रिएक्टेंस है दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसके साथ में क्या फेज है ना, तो एग्जैक्टली वैल्यू में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस आयोटा, या आयोटा को यहाँ कैसे जे से डिनोट करते हैं जे एक्सएल, ये इसकी जो है वो वैल्यू होगी। ठीक है, कैसे लिखेंगे आर प्लस आयोटा ये, और या इसको लिख सकते हैं अगली बार में कि आर प्लस जे, ये जे का मतलब क्या है यहाँ पे जो हम आई से लेते हैं ना वही जे का मतलब है। ठीक है, फिजिक्स में उसको आयोटा, जो आप मैथ्स में आयोटा बोलते हो यहाँ उसको जे से डिनोट कर देते हैं स्मॉल से, और इसका मतलब क्या है रूट में -1 इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास ओमेगा एल। और यहाँ से अगर आप मान लीजिए फाई फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो फाई क्या आ जाएगा, फाई सिंपली जो है वो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स एक्सएल ओवर आर। तो इसका मतलब इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स आर अपॉन ओमेगा एल, ये मेरी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स आर अपॉन ओमेगा एल। तो जब आपको इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, जब इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसके अंदर आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर यहाँ एंगल भी गिवन होगा, यानी कि ये जो वैल्यू होगी मान लीजिए 10 वोल्ट है, इसके साथ में यहाँ एंगल गिवन होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा कि रिजल्टेंट जो होगा उसमें क्या चेंजेस होंगे, क्या उनकी वैल्यू होगी। तो रिजल्टेंट में आपको क्या देखोगे जेड अगर फाइंड आउट करना है तो आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे,
फिर उसका क्या निकालना, मुझे एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालोगे, इस तरह से टेन थीटा लगा के आप इस तरह से एंगल निकाल सकते हो। दूसरा, इसमें लिखने का तरीका दूसरा भी हो सकता है। जैसे आप जेड को इस तरह से लिखते हो ए प्लस आयोटा बी, तो जेड को दूसरा लिखने का तरीका क्या होता है, आर आयोटा थीटा। ठीक है, तो ये आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है ये रिजल्टेंट क्या है इसका। ठीक है, और थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब है टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, तो आपको आंसर जो है वोल्टेज का, इसमें वोल्टेज भी आपको इस तरह से दी जा सकती है, जेड भी आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, ये चीज आ रही है ना, एंगल आ रहा है, तो एंगल में आप ये फाइंड आउट, तो फाइनल आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा, जेड में इस तरह से आप उसको लिख सकते हो। क्या लिखोगे, अगर जेड आपको पूछेंगे तो ये आपका आर है, तो क्या होगा जेड और आयोटा थीटा, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसमें आंसर दोगे। ठीक है, अब मैं देखो क्वेश्चन इस पे ज़्यादा नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट दिमाग में है तो आप कर जाओगे। अब मान लीजिए मैं क्या करूँ, आर की वैल्यू और आपको एल की वैल्यू दे देता हूँ, ओमेगा की वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ और भी चीज़ें हैं उनकी वैल्यू दे देता हूँ, और पूछ लिया कि इसमें जेड कितना होगा, तो वो तो आप फाइनली यहाँ आंसर लिख के निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझने वाला जो कंसेप्ट है वो ये वाले कंसेप्ट है कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब जो खाली रेजिस्टेंस के केस में फेज कितना था, 0, खाली इंडक्टेंस के केस में फेज कितना था, 90 का। अब वो फेज 90 और 0 के बीच में कुछ ना कुछ होगा, और वो किससे फाइंड आउट करेंगे, इससे। अब ये डिपेंड करेगा कि अगर रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा बड़ा है ओमेगा एल से, तो इसका मतलब क्या होगा, फेज इस तरफ होगा। अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो फेज क्या होगा, इसकी तरफ होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला केस कौन सा हो गया, ये हमने पढ़ लिया, अपने पास आरएल सर्किट। ठीक है, कौन सा केस है, आरएल सर्किट का है, वो हमने केस देख लिया। ठीक है, दूसरे पे आ जाइए, अब आरसी पे। अब अगर मान लीजिए आरसी सर्किट है, उस केस में क्या होगा, है ना। तो आरसी सर्किट के अंदर क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा है, इसमें भी कोई ज़्यादा समस्या वाली बात है नहीं। सब कुछ जो है वो किससे चलेगा, डायग्राम से चलेगा। तो एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटेंस, और उसको हमने एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी कि अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जोड़ दिया है। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा VR, यहाँ होगा VC, टोटल वोल्टेज है हमारे पास VM साइन ओमेगा t। ठीक है, VM साइन ओमेगा t। तो अब देखिए आप नेक्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप सेम वही चीज चल रही है, पहले डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा XY प्लेन हो गया, ठीक है, XY प्लेन हो गया। XY प्लेन पे क्या हो रहा है, सबसे पहले जो है हमारे पास ये इस तरह से एक वोल्टेज है जो कितने पे है, ओमेगा t एंगल पर है। ठीक है, ये सेम फेज में रहेगा, यानी कि ओमेगा, या तो इसको कह सकते हैं VR रहेगा। VR और करंट दोनों क्या रहेंगे, एक ही फेज पे है, तो करंट भी किधर है, इधर ही है। ठीक है, अब क्या होगा, VC क्या है, तो VC में जो है वो VC जो है वो इस करंट से π/2 पीछे रहता है। VC में क्या होता है, वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 पीछे, तो यहाँ से π/2 एंगल पे यानी कि 90 डिग्री एंगल पे क्या हो जाएगा, ये हमारा VC हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, आप इसको आगे बढ़ाओगे इस तरह से, और ये इस तरह से यहाँ आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो है रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह का रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक, थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं इसको, रुको। ये मान लीजिए VR है, ओमेगा t, और यही क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी, यहाँ से 90 डिग्री पर, तो ये 90 डिग्री पर। ठीक है, ये करंट से 90 डिग्री एंगल पर, ये पीछे ऐसे जाएगा, और ये यहाँ से, तो ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा, रिजल्टेंट, जिसको मैं क्या लिखूंगा, VRC। RC क्यों, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना, तो VRC जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, इक्वेशन यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, अब ये VRC की वैल्यू कितनी होगी, तो आप देखें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा कि VRC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR² प्लस VC² का रूट। फिर से VR इक्वल कितना हो जाएगा, IR² प्लस ये कितना हो जाएगा, I², और C है, तो C में क्या होता है, किसके बराबर होता है, ये XC के बराबर है ना, और XC किसके बराबर होता है, 1/ωc के बराबर। XC किसके बराबर होता है, 1/ωc के। तो रख दीजिए वैल्यू, तो RC इज इक्वल टू I² R² प्लस, अच्छा I² बाहर ले लीजिए, है ना, तो I² बाहर आएगा तो ये बन जाएगा सिर्फ ओनली
आई रूट से बाहर आने पे, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह की, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से फिर से देखिए अब कि इसको मैं क्या ले सकता हूँ फिर से जेड के इक्विवेलेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है वी और आई का कॉम्बिनेशन, और ये किसके बराबर होगा, वी अपॉन आई जो है वो ओम के बराबर होगा। और यहाँ पे फिर से क्या है, एक रिएक्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है। रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की जो कॉम्बिनेशन उसे क्या बोलते हैं, इंपिडेंस। तो इंपिडेंस क्या आ गया, जेड। और जेड जो इंपिडेंस मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट में सोल्व करेंगे तो z इक्वल टू आर सी प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसमें मैंने आपको वो जो लिखाया था ना अभी, उसमें ये लिखा है ना जेड का, एक बार देख लेना, कंफर्म कर लेना। वैसे स्क्वायर मुझे इससे ध्यान आ रहा है, कहीं स्क्वायर लिखना भूल नहीं गया हूँ। तो जेड लिखा था उसमें मैंने आर स्क्वायर प्लस ये ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर लिखा ना, या फिर ये लिख दिया था, एक बार कंफर्म कर लेना ना, कहीं ये नहीं लिख दिया हो। वहाँ पे भी क्या स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर चल रहा तो वो स्क्वायर कर लेना अगर नहीं लिखा हो तो ना, ये चीज़ नहीं है वहाँ पे, है ना। ये दिमाग में रखना आप, ये क्या है स्क्वायर है, क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर चल रहा तो एक्सेल था ना, एक्सेल का स्क्वायर मुझे वहाँ करना था। तो शायद मुझे ऐसा दिमाग में आ रहा है नहीं किया हो, और कर लिया हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप पिछले वाले में अगर नहीं किया हो तो उसको स्क्वायर कर लेना वहाँ पे, है ना, ठीक है। फिर यहाँ से देखते हैं, तो ये थोड़ा सा सही लिख दूँ इसको, ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या करें, जेड फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, जेड चाहिए, तो उसमें थीटा चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, तो सबसे पहले आप दिमाग में रखिए, तो यहाँ से जो आप जेड लिखोगे वो जेड क्या लिखोगे, तो वो जेड लिखोगे आप आर प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी, ठीक है। अच्छा, पहले एक बार इसे लिख देते हैं, तो यहाँ आ रहा ना, तो ये क्या होगा एक्स सी। अब नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, क्योंकि जे क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, है ना। अगर हम किसकी फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ऐसे लिखेंगे। तो ये आयोटा क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जे अपॉन एक्स सी, क्या होगा, माइनस जे अपॉन एक्स सी। अच्छा सॉरी, एक्स सी 1 अपॉन में ना, ओके, एक सेकंड, ये जो चलेगा, ये जो एक्स सी है इस तरह से रहेगा आयोटा की फॉर्म में, है ना। एक सेकंड, इसको चेंज कर लेना। जेड इक्वल टू क्या रहेगा, आर प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी, है ना। ये ओमेगा सी में है, तो ओमेगा सी में है तो ये जे क्या होगा, अब ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये जेड इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस के अंदर, है ना, क्योंकि यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे जे स्क्वायर का होगा -1। तो ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से आपके पास बनने वाली है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो बनेगी वो ये वाली इक्वेशन ऐसे आप बनाओगे, ठीक है। दूसरा क्या कह सकते हैं, इसको आप क्या कह रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स सी, आर माइनस जे एक्स सी, ये इक्वेशन आपकी बनेगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे समझ में, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये माइनस की साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा फेज उल्टा हो गया, किससे, उस वाले केस से, किस वाले केस से, इंडक्टेंस वाले में, ठीक है। चलिए आगे समझ में यहाँ से, तो इंडक्टेंस में कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस रहेगा, वोल्टेज में अगर देखें तो इंडक्टेंस अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो कैपेसिटेंस क्या अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब दोनों के बीच में कितना फेज एंगल रहेगा, 180 डिग्री का रहेगा। वो दिख भी रहा है, क्योंकि ये किस में, इंडक्टेंस वाला किस में जा रहा है, प्लस जे डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वाला किस में जा रहा है, माइनस जे में। तो बीच में एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। इसका हम यूज़ करेंगे RLC सर्किट के अंदर, बहुत तगड़े यूज़, है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये हमारे पास इम्पीडेंस फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ हमें थीटा फाइंड आउट करना है, यानी कि फाई फाइंड आउट करना है ना। ये एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक का, मान लीजिए फाई एंगल है, तो मुझे फाई एंगल फाइंड आउट करना है। तो फाई एंगल फाइंड आउट करना तो क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स, ठीक है। कोफिशिएंट देखिए कौन सा है, एक्स सी ओवर आर, ठीक है। y कोफिशिएंट अपॉन x कोफिशिएंट, तो एक्स सी ओवर आर, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर, क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई यहाँ से फाई की। तो अल्टीमेटली अगर आपको ये पूछा जाता है तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बनेगा, ये इसका मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, और ये इसका किसका है, जो हमारा इसकी फाइनल जो वैल्यू है जेड की, वो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका फिर से मैंने आपको कहा था, इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आयोटा थीटा में थीटा आपके पास पड़ा है, थीटा के मतलब आपके फाई पड़ा है, आर की जगह आपके पास ये वैल्यू पड़ी है, इससे आप पुट करिए, आंसर निकाल दीजिए। ये क्वेश्चन आप, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी हम देख लेंगे,
तो यहाँ तक जो है मैंने ये अपने दोनों जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। कौन सा, RC व LR RC व RL जो है वो सर्किट हमने देख लिए यहाँ पे। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इनके अंदर। देखिए हमेशा क्या होगा, जब ये दोनों केस अगर आ जाते हैं तो वोल्टेज जो है आपको डायरेक्ट नहीं जोड़नी है। अब जैसे आप जो आप किरचॉफ लॉ लगाएंगे वो किरचॉफ लॉ डायरेक्ट नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है VR प्लस VC के इक्वल होगा, ये चीज़ गलत है। ये दिमाग में रखना, गलती जो होगी वो यहाँ पे होगी। ये इसके इक्वल क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में नहीं है। फेज में जरूरी है क्योंकि एंगल है। ये अगर मान लीजिए ये अगर मैक्सिमम पे है तो ये मैक्सिमम पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इक्विवेलेंट में चल सकते हैं। लेकिन ये उस टाइम मिनिमम में हो सकता है ना, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये दोनों आप इक्वल में ऐसे डायरेक्ट सम इसका नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम सम कैसा करते हैं, इस तरह का सम इसमें होता है क्योंकि इसमें अंदर फेज एंगल भी जो है वो इंक्लूडेड होता है। ठीक है, चलिए तो साथियों अभी तक हमने RC और LRC जो सर्किट है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो थी हमने एक साथ ले ली है कि वे क्या क्या थी। तो मैं एक बार फिर से कर देता हूँ कि जो हमारा RC सर्किट था, उस RC सर्किट में क्या था कि जो हम Z फाइंड आउट कर रहे थे वो था R² प्लस XC² रूट में, जिसे हमने लिखा था R² अपॉन 1 ओमेगा C। ठीक है, यहाँ जो हमने फाई फाइंड आउट किया था वो हमारा था tan इनवर्स, ठीक है, XC अपॉन R, और इसको दूसरी फॉर्म में अगर लिखें तो tan इनवर्स 1 अपॉन R ओमेगा C। ठीक है, ये वैल्यू थी। तीसरा अगर हम बात करें किसकी, RL सर्किट की, तो उसमें हमने Z जो लिखा था वो लिखा था R² प्लस ओमेगा L²। आगे फिर से इसको सोल्व किया तो R² ओमेगा स्क्वायर, सॉरी XL² था तो ओमेगा स्क्वायर L² रूट ये था। देन उसके बाद में फाई जो हमने एंगल फाइंड आउट किया था वो एंगल था XL ओवर R, और आगे इसको लिखेंगे तो tan इनवर्स XL था हमारा ओमेगा L अपॉन R। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी। एक बार करेक्ट कर ले, अगर किसी पिछला जो हमने पढ़ाया था उसके अंदर कुछ आगे पीछे कुछ इक्वेशन जाए स्क्वायर वगैरह कुछ हुए तो आप एक बार देख लें। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए tan थीटा और भी अगर आपको सपोज कर लीजिए ये गिवन है कि XL और ये नहीं देखे आपको वोल्टेज गिवन है, तो उस केस में कैसे फाइंड आउट करोगे। तो वोल्टेज क्या होगा, यहाँ जो आप लिखोगे ये वोल्टेज कौन सा है, VC है ना, तो VC अपॉन RC करते हो तो वो भी आपको ये मिलेगा। दूसरा इसको लिख सकते हैं, फाइंड आउट कैसे किया है उसकी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। इस वाले इक्वेशन में क्या होगा, अगर tan फाई फाइंड आउट करना है ना तो ऊपर क्या आ रहा है VL है ना, तो VL ओवर VR, अगर ये गिवन है तो इससे भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन जो बनी है वो इसी से बनी है बाद में आगे। ठीक है, तो कुल मिला के जो थी ये हमारे पास RC और RL के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने सारी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, C में क्या होता है, केवल C था तो जो है आपकी करंट क्या होती है, आगे रहती है, वोल्टेज पीछे रहता है। केवल L है तो क्या है, वोल्टेज आगे रहती है, करंट पीछे रहता है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके अकॉर्डिंग जो है आगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है RLC सर्किट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कोई क्वेश्चन अगर देख लूँ, अगर ऐसा कुछ है जो इसमें लेने लायक है तो उसको हम सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि ये ले लेते हैं कि 1 अपॉन पाई हेनरी, ये क्वेश्चन में दिया है 1 अपॉन पाई हेनरी का एक क्या है, प्रेरकत्व है। ठीक है, इसका मतलब क्या, L है, इंडक्टेंस है। देन उसके बाद में कॉइल दे रखी है ना कि स्वप्रेरकत्व वाली एक कुंडली को 300 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 300 ओम, यानी कि R इक्वल टू 300 ओम, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है यदि इस संयोजन पर 200 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत से 200 वोल्ट, यानी कि इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी रहती, 200 हर्ट्ज, वोल्टेज हमें कितना गिवन है, जो सोर्स वाला है वो भी है 200 वोल्टेज। ठीक है, ये भी हमें गिवन है। उसके बाद में क्या है, से आरोपित किया जाता है तो धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात करो। ठीक है, धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात करना है। तो कलांतर कैसे निकालेंगे, तो कलांतर का मतलब क्या है, फेज डिफरेंस, तो ये फाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाई फाइंड आउट करना, तो फाई कैसे निकालेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो फाई tan फाई इक्वल टू क्या होता है, कौन सा सर्किट है, R और L, RL सर्किट है। RL सर्किट में क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं उसको XL ओवर R, या फिर कह सकते हैं ओमेगा L ओवर R। ओमेगा गिवन है क्या, नहीं, तो ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई f होता है। ठीक है, क्या होता है 2 पाई f, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ओमेगा के तो कितना हो गया, 2 पाई इंटू 200 इंटू L कितना है 1 अपॉन पाई डिवाइडेड बाई ये कितना है 300, सॉरी
रेजिस्टेंस कितना है 300। ठीक है, रख दी वैल्यू, तो ये 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 4/3। कितना आ गया 4/3। तो जो आपके पास फाई आएगा वो कितना आएगा 10 इनवर्स 4/3। ये क्या है, दोनों के बीच में वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है, आगे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज गिवन है तो करंट की वैल्यू पूछ सकते हैं आपसे। क्या पूछ सकते हैं, करंट की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, करंट होगा वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू, मान लीजिए करंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी तो क्या हो गया V मैक्सिमम। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास Z। ये क्या होगी करंट की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज क्या है पीक वैल्यू देखी, तो पीक हमने करंट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगी Vm 200 डिवाइडेड बाय Z कितना होगा, Z होगा ओमेगा, ये आप फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा R²। तो R² कितना हो गया 200²। ठीक है, प्लस ओमेगा एल की वैल्यू कितनी आ रही है आप देखिए ऊपर, ओमेगा एल की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल, तो 400 कितनी आ गई 400। तो ये हो गया 400², इसका पूरा क्या कर लीजिए रूट, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू 4 का 16 टू द पावर 1/2। ठीक है, तो प्लस है, प्लस कर लीजिए। कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में से, दोनों में से अगर कॉमन देखें तो कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो 4 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से अगर देखें तो कितना आ जाएगा 4 और 4 जीरो आ रहे हैं, तो 4 जीरो का रूट आएगा, बाहर कितना आएगा 2 0 और 4 का रूट 2, तो इसका मतलब क्या हुआ 200 तो बाहर आ गया, रूट में कितना बच गया, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा 200, तो 4 ये बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, कितना आ जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट, 200 से 200 कैंसिल, तो 1/√5, तो 1/√5 क्या होगी इसकी पीक वैल्यू जो है वो करंट की हो जाएगी एम्पियर में। ठीक है, किसमें एम्पियर में। तो इस तरह से आप चीज़ें जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट कितनी होगी पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू ये होगी, करंट और वोल्टेज जो आपका गिवन है उसके अंदर फेज डिफरेंस कितना होगा, तो ये फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आप आराम से कर सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए और कोई ज़्यादा इसमें समस्या वाली बात नहीं। जो गिवन है उसको लिख लीजिए ऐसे ही। अभी ये LR का था, RC का दे सकते हैं। RC में क्या होगा, फाई जो होगा उसमें क्या आता है ओमेगा XC आता है, XC क्या होता है 1/ωc होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके हो जाएंगी। और इससे आगे फिर हम चलते हैं, और हमारा जो केस है इससे आगे वाला वो ये है कि जो RLC सर्किट है हमारा, ठीक है, LCR श्रेणी सर्किट जिसे कहते हैं, LCR सीरीज कॉम्बिनेशन या सर्किट ही कह देते हैं, सर्किट है ना, सर्किट ही है तो सर्किट ही कह देते हैं, LCR सीरीज कॉम्बिनेशन या LCR सीरीज सर्किट। तो LCR सीरीज सर्किट है, उस केस में क्या होगा, तो बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आप मान लीजिए एक R है, एक इंडक्टेंस है और एक कैपेसिटर है, ये सीरीज में कनेक्टेड है विद ए अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V = Vm sin ωt से। ठीक है, रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस L और कैपेसिटेंस C और इंडक्टेंस L आपको गिवन है। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा VR, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा VL और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा VC। ठीक है, तीन जो है आपके पास कंपोनेंट है इसमें, तो तीनों पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, उनकी वैल्यू ये गिवन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर तीनों रेजिस्टेंस होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हमारे पास क्या है, एक इंडक्टेंस है एक कैपेसिटेंस है। इसमें जो वोल्टेज अब डायरेक्ट हम कर नहीं सकते, ऐसा नहीं लिख सकते कि V = VR + VL + VC, जो कि किरचॉफ लॉ से हम देते हैं, क्योंकि समस्या क्या है यहाँ पे फेज डिफरेंस की समस्या है। ठीक है, इसमें फेज इसके इक्विवेलेंट चल रहा है, इसमें जो फेज है वो वोल्टेज का क्या होता है 90 डिग्री आगे चलता है, इसमें 90 डिग्री वोल्टेज पीछे चलता है। तो तीनों का हमें सम करना, तो फिर से किस पे जाना पड़ेगा, आर्गन प्लेन, यानी कि ये हमारा जो प्लेन है उस पर चलते हैं। तो ये इस तरह x इधर y, मान लीजिए इनिशियल जो वैल्यू है वो ये वाली है किसकी, ठीक है, कितने एंगल पे, ωt एंगल पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा VR होगा। ठीक है, अब यहाँ से VL क्या होता है, VL का मतलब है कि अब देखिए जब VR है तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन भी कौन सी होगी, यही डायरेक्शन होगी करंट की। अब हम क्या कहते हैं, जो करंट की डायरेक्शन से VL क्या होता है 90 डिग्री आगे होता है। तो VL अगर 90 डिग्री आगे होता है तो कुल मिला के क्या होगा, ये इस तरफ होगा VL। ठीक है, ये होगा VL। दूसरा VC क्या है, 90 डिग्री पीछे, तो इससे 90 डिग्री पीछे ये एंगल कितना है π/2 का, इससे 90 डिग्री पीछे कौन है VC है, तो ये एंगल भी कितना हुआ π/2। आ रहा समझ में,
अब यहाँ से अगर मैं देखूँ इन तीनों का मुझे सम करना, तो आप एक चीज़ यहाँ से देखिए कि अब मैं इस केस में ये मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा VL है वो ग्रेटर देन है VC, ठीक है, VL क्या है, ग्रेटर देन है VC। अगर VL ग्रेटर देन VC तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ जो मुझे VL VC मिलेगा यानी कि इसे मैं कहूँगा, क्या कहूँगा, VLC। तो जो VLC होगा वो क्या होगा, VLC जो होगा वो होगा इन दोनों का VL माइनस VC। VLC क्या होगा, VL माइनस VC, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो अब मेरे पास रिजल्टेंट क्या बचा, इन दोनों का रिजल्टेंट है वो यहाँ आया, और ये रेजिस्टेंस इनसे मैं देखूंगा तो ये इस तरह से जो है मुझे रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरे पास, ये होगा VRLC, ये क्या होगा मेरे पास VRLC, और VRLC क्या हो जाएगा, अगर VRLC की बात करें तो अभी मैं यहाँ लिखूंगा, तो ये VRLC जो होगा वो होगा VRLC वो होगा VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर का रूट। आ रहा समझ में, ये मेरे पास वैल्यू होगी। अब इसका उल्टा मान लीजिए कि अगर इस केस में VC जो है वो ग्रेटर देन है VL, तो क्या होगा, तो देखिए VC अगर ग्रेटर देन VL है तो डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको। ये हमारे पास ओमेगा T, ये क्या है VR, अब ये ग्रेटर देन है, तो 90 डिग्री पे कौन है, ये है हमारे पास VC, और जो VL है वो लेस देन है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा यहाँ पे VLC, और जो हमारा VLC इस केस में होगा वो क्या होगा, VC माइनस VL, क्या होगा VC माइनस VL। तो ये एक वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे और इसको यहाँ ऐसे बढ़ाएंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट होगा ये VRLC। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 5, ठीक है। तो देखो, तो कुल मिला के ये जो बाकी वाली टर्म है ये इस पे डिपेंड करेगी कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्या हो रहा है स्क्वायर। तो आपको जो रिजल्टेंट इक्वेशन मिलने वाली है ना, वो आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, बस इस एंगल में डिफरेंस आएगा कि ये एंगल कौन सा कितने से कैसा बन रहा है, ठीक है, वो भी हम अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये एंगल मतलब पॉजिटिव में मिलेगा या नेगेटिव में मिला तो वो इसके अंदर होगा, इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में तो क्या मिलेगा नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा V और VL और V जो आपके पास VC है उसकी वैल्यू पे। तो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करेगा, L और C पे, क्योंकि आपके पास ये फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा फिक्स हो गई, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। अब वो देखते कैसे करेगा, तो फिर से आपके पास VR इक्वल टू क्या होगा, VR इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, अभी करंट की बात करिए, क्या हो जाएगा IR स्क्वायर, तो I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा IXL, ठीक है, एक सेकेंड, माइनस IXC इसका होल स्क्वायर। कुल मिला के I बार कॉमन आ जाएगा, तो I बार कॉमन आते ही इसको क्या लिख सकता हूँ, VRLC ओवर I इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा वाला केस लेंगे तो क्या होगा, XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये कुल मिला के क्या होगा, फिर से एक इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस Z इक्वल टू हो जाएगा ये हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, ये इम्पीडेंस हो गया Z, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू रख दीजिए XC और इसकी, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L अपॉन 1 माइनस ओमेगा C होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, ठीक है। अब Z मैक्सिमम कब हो सकता है, Z मैक्सिमम तब हो सकता है जब XL और XC दोनों क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 होते ही ये Z क्या होगा आपके, सॉरी उल्टा लिख दिया, Z मैक्सिमम Z मिनिमम कब हो सकता है ना, ठीक है। तो Z मिनिमम कब हो सकता है इस वाले केस के अंदर, ठीक है। चलिए ये अनुनाद की स्थिति में हम देख लेंगे, अभी इसको मैक्सिमम मिनिमम नहीं देखते हैं, जब हम अनुनाद वाला यानी रेजोनेंस पढ़ेंगे, और रेजोनेंस पढ़ना ही होगी, क्वेश्चन रेजोनेंस ही बनने वाला है, तो आपके पास अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से फिर से आपको क्या देखना है, वही ये फाई एंगल कितना होगा, ठीक है। तो फाई एंगल कैसे निकालोगे, तो आप देखिए फिर से इस ट्राइंगल में आप जाओगे, तो इस ट्राइंगल में क्या आ रही है यहाँ पे VL, तो आप देखिए tan इनवर्स ये होगा VLC ओवर VR, ठीक है। VLC VR क्या हो गए, ये देखिए ये VLC मतलब कितना होगा माइनस, ठीक है, I बार कॉमन आएगा, ऐसा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं फाई जो लिखूंगा वो फाई क्या हो जाएगा मेरा कि tan इनवर्स XL माइनस XC ओवर R, ठीक है। या क्या कह सकता हूँ अगली केस में कि फाई इक्वल टू
टेन इनवर्स एक्सएल कितना था ओमेगा एल 1 माइनस ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर। ये सारी चीज़ें हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे सारी की सारी इनकी। तो आपको क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम, अगर वोल्टेज गिवन है तो इस तरह से निकाल देंगे फेज एंगल, और अगर आपको ओमेगा और सी और एल और आर गिवन है तो आप इस तरह से वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया एलआरसी सीरीज सर्किट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एलआरसी सीरीज सर्किट। ठीक है, इसके अंदर इम्पीडेंस हमने देख लिया, इसका इक्वेशन हमने देख ली। ठीक है, और कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन। अब देखिए, अब कुछ नहीं, अगर ये हमने जो कैलकुलेशन किए पहले वाले डायग्राम के, सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर ये बड़ा है तो क्या होगा, सिर्फ आपको यहाँ से इसको इधर उलटना है, यहाँ से इसको इधर लेना, इधर लेना, इधर लेना है और इधर लेना। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, तो किसी में से किसी को घटाएंगे, डिफरेंस सेम आना, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, वो स्क्वायर इसको अपने आप ही खत्म कर देगा। मेन जो डिफरेंस आना वो यहाँ आना है। ठीक है, यहाँ अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, अगर ये वाला केस है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, इसका मतलब एंगल किधर बनेगा ऊपर की तरफ, और अगर ये नेगेटिव आता है यानी कि एक्सी माइनस एक्सएल करते हैं तो क्या बनेगा नीचे की तरफ वैल्यू बनने वाली। बस ये डिफरेंस रखना है ध्यान में, और कोई ज़्यादा समस्या वाली बात यहाँ पे नहीं है आपके। ठीक है, तो ये जो है एलआरसी सर्किट की जो मेन जो थ्योरी है वो हमने देख ली है, इम्पीडेंस हमने देख लिया, जब दोनों होते हैं तो इम्पीडेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो वाला केस हमारे पास आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन वगैरह कुछ देखें। ठीक है, इसी पे एक बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, डायग्राम बनाया हुआ है तो अपने को जरूरत नहीं ज़्यादा, और V ये V है और यहाँ दे रखा है VR इक्वल टू 80 वोल्ट, VL पे जो वोल्टेज दे रखा है VR पे, हाँ VR पे 40 है, 80 नहीं है सॉरी 40, VR पे 40 और C पर जो है वो 80 और इस पे 40 वोल्ट, ये गिवन है। और पूछा क्या है हमारे पास, इसके अंदर पूछा है एक तो टोटल इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी होगी। ठीक है, टोटल वोल्टेज जो है वो कितनी होगी, एक तो ये पूछा है। ठीक है, और एक इसमें फेज एंगल पूछा है तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज मुझे देखनी, तो टोटल वोल्टेज क्या होती है VRLC इज इक्वल टू क्या होता है VR स्क्वायर प्लस, बड़ा कौन है C बड़ा है तो क्या होगा VC माइनस VL का होल स्क्वायर बस। ठीक है, और बड़े छोटे का ध्यान भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहा था क्या क्या स्क्वायर है तो अपने आप ही वो सॉल्व हो जाएगा। VR कितना है तो 40 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 40। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो कुल मिला के 40√2। ठीक है, 40√2, ये क्या होगा VRLC की वैल्यू हो जाएगी। कितना हो जाएगा 40√2 जो है ये VRLC की, और इसकी वैल्यू आप क्या रखते हैं 1.414, तो वो रख के आप सोल्व कर लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। नॉर्मली ऑप्शन में आपको यही वैल्यू मिलेगी। अब मान लो एंगल पूछ लिया, तो मैंने आपको एंगल के लिए क्या बताया कि फाई अगर करंट और वोल्टेज जो है अपना रिजल्टेंट उसके बीच में हमें क्या पूछा है फेज एंगल पूछा है, तो फेज एंगल क्या हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, क्या होगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना, VC माइनस VL डिवाइडेड बाय VR। ठीक है, तो ये कितना आएगा tan इनवर्स 40/40 दैट इज tan इनवर्स 1। ठीक है, tan 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, किस तरफ होगा VC की तरफ होगा। ठीक है, किस तरफ होगा, क्योंकि VC बड़ा तो किसी तरफ होगा VC से, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये रिजल्टेंट है और ये हमारा VC है, तो इसका मतलब एंगल कौन सा होगा 45, ये वाला होगा VRLC, नीचे वाला एंगल होगा, क्योंकि जो बड़ा है उसकी तरफ से हमें एंगल को लेना है। ठीक है, तो आप जब लिखोगे 45 फ्रॉम VC। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। चलिए, और ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है ये भी लेते हैं जिसमें एंगल दे रखा है ना। इसमें गिवन है एलआरसी सर्किट के अंदर आपको वोल्टेज गिवन है वो है 300 sin 10 300 sin 100t। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने चाहिए। और उसके साथ में करंट गिवन है जो है 6 sin 100t माइनस 5, ये गिवन है। ठीक है, और पूछा क्या है यदि परिपथ में प्रतिरोध का मान
आर गिवन है, रेजिस्टेंस जो है वो 40 ओम है, ठीक है, रेजिस्टेंस 40 ओम है। तो परिपथ में प्रतिबाधा प्रतिघात यानी कि इम्पीडेंस और रिएक्टेंस, ठीक है, और उसके बाद में वोल्टा व धारा के मध्य कलांतर ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। तो देखिए आपको V और I गिवन है, ठीक है, तो V और I गिवन है तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, V और I से हम Z फाइंड आउट करते हैं। Z कैसे होता है, Z के लिए हमने पढ़ा क्या कि आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब जो भी बड़ा होगा वो देख लेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी में तो यही रखते हैं नॉर्मली, ठीक है, बड़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। एक्सएल माइनस एक्सी ये मेरा क्या है Z, तो इसमें मुझे क्या गिवन है, R गिवन है, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, इसकी पीक वैल्यू अगर मैं देखूं तो पीक वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो पीक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो Z क्या होता है, VM/VI, दोनों क्या है पीक वैल्यू ले लीजिए। हम नॉर्मली वो क्या निकालते हैं, पीक वैल्यू निकालते हैं, तो पीक वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप देखिए इसकी पीक वैल्यू कितनी है 300, इसकी पीक वैल्यू कितनी है 6, तो 300/6 कर दीजिए, कितना हो गया 50। तो 50 जो है ओम वो क्या आया मेरा Z आया। तो 50 ओम Z आया तो मैं यहाँ रख दूंगा, इसको आगे सोल्व करूंगा तो मेरे पास एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, तो आप देखिए कि एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो क्या होगा Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है, Z कितना है तो 50, 50 का स्क्वायर कितना होगा माइनस R का स्क्वायर कितना 40, तो रूट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सोल्व कर लिया, आगे कितना हो जाएगा, तो ये मिलेगा 400 इधर से 500 900, 900 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो ये कितना आ जाएगा 30। तो एक्सएल माइनस एक्सी जो है वो कितना आ गया हमारे पास 30 आ गया, पहली बात। तो अब यहाँ से और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, अच्छा रिएक्टेंस पूछा ना हमारे क्वेश्चन में, क्या था, एक तो पहला था प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा कितनी हो गई 50, फिर पूछा रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस कितना है, ये दोनों को मिला के क्या बनेगा, उसको उन्होंने देखो इसमें अगर क्वेश्चन में ये होता है कि प्रेरणिक प्रतिघात या धारती प्रतिघात पूछा होता, ठीक है, क्या पूछा होता, प्रेरणिक प्रतिघात या धारती प्रतिघात, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर पूछे तो ये वाला कैपेसिटिव है, ये है कौन सा इंडक्टिव, टोटल मिला के जो एक्स है वो क्या है ये है, और इसे हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस कितना आ गया 30 ओम, ठीक है, इम्पीडेंस कितना आ गया ये। अब दूसरा क्या पूछा है 5 पूछा है ना, तो 5 पूछा है तो 5 क्या हो जाता है 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी ओवर आर, ठीक है, तो एक्सएल माइनस एक्सी कितना 30, तो tan इनवर्स 30 अपॉन आर कितना है 40, तो आर है 40, तो ये हुआ tan इनवर्स 3/4, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से जो है अगर आपको इम्पीडेंस है तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इम्पीडेंस जो वाली जो चीज़ मैंने लिखी ना, ये मैक्सिमम वाला केस है ना, ये क्या है हमारा मैक्सिमम जो है इम्पीडेंस कितना हो सकता है, बाकी ठीक है ये डिपेंड करता है इन चीज़ों पे। तो कुल मिला के ये सारी की सारी जो चीज़ें हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख के सोल्व करना। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको ओमेगा की वैल्यू पूछे कितनी होगी, तो क्या लिखोगे, तो हम क्या लिखते हैं नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है Vm sin ओमेगा टी, है ना, कई बार गिवन नहीं होगा, तो ओमेगा कितना होगा, तो टी के मल्टीप्लाई में वो मेरा ओमेगा, तो ओमेगा कितना है 100। तो आपको पूछ ली फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ओमेगा/2 पाई, यानी कि 100/2 पाई, यानी कि जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें से फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, फाई हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। इस तरह से भी आपको चीज़ें दी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है अनुनाद, है ना। तो अनुनाद का मतलब है कि एलआरसी सर्किट है उसके अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए आप देखें, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस मतलब अनुनाद, अनुनाद का मतलब क्या है किसी भी चीज़ को बढ़ाना, या ऐसे कह सकते हैं कि एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी मैच करना, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आपको अगर मैक्सिमम मिल रही है इसका मतलब किस वजह से मिलेगी, वो अनुनाद की स्थिति में। कैसे मिलेगी वो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि जो हमारा जेड है इसके लिए वो आया था एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ठीक है। या इसको दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एल 1/ओमेगा सी रूट, ठीक है। तो जो करंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे वो क्या लिखते हैं V/Z, ठीक है। तो V आपका फिक्स है, V क्या है फिक्स है। अब ये Z देखिए, Z में क्या है R तो फिक्स है ना, या जो आपका इम्पीडेंस है उस जो आपका सर्किट है उस सर्किट के अंदर जो है
रजिस्टेंस आपने जो लगाया उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन जो L और C है इसकी वजह से जो रिएक्टेंस उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, जो प्रतिघात उत्पन्न हो रहे हैं, उन प्रतिघात की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? ओमेगा पे डिपेंड कर रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे जो है डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपने प्रैक्टिकल में किए हैं अच्छे से। आपके पास जो ऑसिलोस्कोप होता है, ऑसिलेटर जो होता है, उस ऑसिलेटर से आप क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑडियो ऑसिलेटर पड़ा होगा, RF यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऑसिलेटर आपने जब यूजी वाली क्लास जो थी उसके अंदर पढ़ा, जब आपने एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें हम यूज़ करते हैं ना। तो उस वाले केस में क्या है कि आप जो है इस जेड को आर, एल और सी, यानी कि जो आपने इंडक्टेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस लिया है, इंडक्टेंस और जो क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटेंस, है ना, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, और तीसरा क्या था? एल जो हम लेते हैं ना। तो उन तीनों को, अगर उन तीनों में से आप किसी की भी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, वो फिक्स है, आप सिर्फ क्या करते हैं, जो आपकी वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। यानी कि जो आपने V = Vm sin ओमेगा t है, तो इस ओमेगा को अगर आप वेरी करते हैं तो उस ओमेगा को वेरी करने के साथ साथ इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है? वेरी हो रही है। और वेरी करते करते मान लीजिए एक ऐसी वैल्यू आती है ना, कि एक ऐसी वैल्यू आती है जिसके लिए L = XC हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? देखिए पहले क्या है, मान लीजिए आपकी ओमेगा है वो 0 से स्टार्ट करते हो और इनफाइनाइट तक आप जाते हो। तो इनिशियल केस में क्या होगा, जब ये जो ओमेगा है वो कम है, इनिशियल में 0 से जब स्टार्ट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। धीरे धीरे जब आप ओमेगा बढ़ाओगे तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी, इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। तो कम होते हो तो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर, कोई एक बीच की वैल्यू होगी जहाँ पे क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? ओमेगा आर, और उसे कहते हैं हम रेजोनेंस। इसे क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो रेजोनेंस होता है वो उस केस में क्या होगा? XL = क्या हो जाए? XC के बराबर हो जाए। तो ये केस कौन सा होगा? इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, यानी कि अनुनाद। उस केस में ये दोनों जब बराबर हो गए तो ये कितना देगा? 0। तो रेजिस्टेंस क्या बचा? इम्पीडेंस में ओनली रेजिस्टेंस बचा, इसका कोई भी जो है रोल नहीं रहा, इसका कोई भी रोल नहीं रहा। इसका मतलब जेड क्या हो गया? मिनिमम। उस केस में क्या हो गया? जेड मिनिमम। जेड जब मिनिमम होगा तो करंट क्या हो गया? मैक्सिमम। और इसी मैक्सिमम करंट के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसको रेजोनेंस बोलते हैं। इसी मैक्सिमम करंट पे क्या होता है, जो आपको, क्योंकि हर चीज़ में जब आप यूज़ करते हो तो आप ये चाहते हो कि हीट का जो डिसिपेशन है वो सबसे कम हो। तो सारी की सारी पावर आप लेना चाहते हैं, और वो किस पे डिपेंड करती है? करंट पे डिपेंड करती है। तो करंट को बढ़ाने के लिए हम इस तरह से सेट करते हैं इसको, कि जिसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, कि XL = XC हो जाए। और उस केस के अंदर क्या हो? उस फ्रीक्वेंसी पे, उसे बोलते हैं रेजोनेंस। उस फ्रीक्वेंसी पे जेड की वैल्यू यानी कि इम्पीडेंस मिनिमम और करंट क्या होगी? मैक्सिमम। तो रेजोनेंस के केस में क्या हुआ? ये वाली कंडीशन। इस केस के अंदर जो आपका जेड क्या आएगा? मिनिमम, और वो किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी, जेड क्या आएगा? मिनिमम, और वो किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कितना हो गया? 0। और जो आपकी करंट है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। किसके बराबर होगी? V/Z, यानी कि V/R के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 केस, ये दोनों बराबर। तो ये जेड किसके बराबर होगा? आर के। तो आई किसके बराबर होगा? V/R के। इसी तरह से इसको मैं अगर लिखूँ तो क्या हो जाएगा? ओमेगा L = 1/ωc। ओमेगा को इस तरह भेज दीजिए तो ω² क्या हो गया? 1/LC। ठीक है, इसी तरह से इसको बोलते हैं। अच्छा, इसको मैं R से लिख रहा हूँ क्योंकि ये रेजोनेंट वाली फ्रीक्वेंसी है, तो ω/R कर देते हैं। तो ω/R = क्या हो गया? 1/√LC। तो इसका मतलब क्या है? जो LC है आपका, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, आपको थोड़ा अलग लिख देता हूँ, ये L और ये C। तो 1/√LC है, ये क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। किसी भी सर्किट के लिए जब आप फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, LC जो है उसका रूट जब आप लेते हैं और उसको 1/, में करते हैं, तो आपको क्या देगी? एक वैल्यू देगी। उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये क्या होगा? अनुनाद की स्थिति आपके, यानी कि रेजोनेंस की स्थिति प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये सारी की चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैं करंट और इसमें फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा में एक ग्राफ बनाता हूँ, तो इनिशियली क्या होता है? इनिशियली इसकी वैल्यू क्या रहती है? करंट की वैल्यू कम, क्योंकि ये क्या रहेगा? ज़्यादा, क्योंकि ये डोमिनेट करेगा। जब आप देखिए ये 0 के पास होगा तो इसका मतलब ये क्या है? इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, ये डोमिनेट करेगा। और जब आपके पास क्या होगा? इनफाइनाइट के आसपास जाओगे तो ये डोमिनेट करेगा। तो अल्टीमेटली दोनों ही केस में, यानी कि 0 के पास में भी वैल्यू जेड की ज़्यादा होगी, उसके पास में भी ज़्यादा होगी। ये जब धीरे धीरे क्या होगा? जेड कम होगा, फिर जेड क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका मतलब आई क्या होगा? आई जो है, आई की वैल्यू होगी कुछ इस तरह से, पीक आएगा और फिर ये इस तरह से चलेगा। और जहाँ ये पीक आ रहा है, ये वाला, ये कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी? ω/R। और ये जो करंट होगी यहाँ पे आपके पास, ये क्या होगी?
मैक्सिमम। ठीक है, इसका उल्टा देख लीजिए कि अगर मान लीजिए यही ग्राफ आप इसमें बनाते हैं, जेड में बनाते हैं, ओमेगा और जेड में, तो जेड में क्या होगा, क्योंकि जेड में पहले वैल्यू क्या होती है ज़्यादा और इसमें क्या होगी कम, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी इस तरह से। ठीक है, ये वैल्यू कौन सी है, ओमेगा आर, ये क्या है हमारे पास, जेड इक्वल टू आर, जिसे हम जेड मिनिमम बोल रहे हैं। ठीक है, आया समझ में ये चीज़, ओमेगा आर पे क्या होगा, जेड मिनिमम, जेड इक्वल टू आर, बाकी सभी चलेगा। तो यहाँ से जो है ये अनुनाद की स्थिति वाला केस है, इससे जो आई मैक्सिमम है, इस आई मैक्सिमम में अगर मान लीजिए मैं √2 का डिवाइड कर देता हूँ तो आपको क्या मिलेंगे, ये 2 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 क्या मिलेंगे, पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है आई मैक्सिमम अपॉन √2, आई मैक्सिमम अपॉन √2, इन्हें क्या बोलते हैं, अर्ध शक्ति बिंदु, हाफ पावर पॉइंट। क्या बोलते हैं, अर्ध शक्ति बिंदु यानी कि हाफ पावर पॉइंट। ये जो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम का क्या हो जाए, 1/√2 हो जाए, उसे बोलते हैं अर्ध शक्ति बिंदु, हाफ पावर पॉइंट। और इसके इस तरफ वाली फ्रीक्वेंसी को 1 और इस वाले को क्या बोलते हैं 2, बाद में देखेंगे कल, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको आगे एलिब्रेट कर सकते हम लोग। ठीक है, अभी तक आपको यहाँ तक ध्यान रखना है, ये जो चीज़ें हैं, रेजोनेंस होता क्या है उसके बारे में हमने देख लिया। रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या होगी वो हमने देख ली, इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी देख ली, ओमेगा आर किसे बोलते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पूछ ले, तो अगर फ्रीक्वेंसी में दे रखा हो तो फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी की केस बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें क्या रिलेशन होता है, तो 2 पाई से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप फ्रीक्वेंसी में बना सकते हैं। नॉर्मली आप क्या फ्रीक्वेंसी को वैल्यू करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेम ग्राफ बनेगा FR, F2 और F1। ठीक है, सेम ग्राफ जो है इस तरह से आपके फ्रीक्वेंसी में भी चले जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ क्या हो रहा है भाई, 2 पाई से मल्टीप्लाई या डिवाइड ही तो हो रहा है, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। ग्राफ की जो शेप है उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ना वाला आपका नहीं है। ठीक है, आगे अनुनाद मतलब समझ में। तो इसके बारे में जो है अब हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इसमें बहुत सारे हैं, हाफ पावर पॉइंट और आभासी शक्ति होती है, ऐसे करके बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सीधी सीधी पूछी जाती है, शक्ति गुणांक है ना, पावर फैक्टर जिसे बोलते हैं। ऐसे करते करते बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी आपको पूछी जाती है और वहाँ एग्जाम में हम लोग उसको करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर बैंड चौड़ाई यानी कि बैंड गैप जो है वो कितना होगा, ठीक है, बैंड विड्थ जिसे बोलते हैं, बैंड विड्थ कितनी होगी, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम छोटी छोटी कल पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन करके कल जो है हम RLC सर्किट यानी कि हमारा अल्टरनेटिव करंट वाला जो पोर्शन है उसे समाप्त कर देंगे। इसका में एक और जो है अभी तक तो हालांकि पूछा नहीं गया, लेकिन अगर समांतर के अंदर हो यानी कि पैरेलल में अगर L और C हो, उस केस में कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो वो भी एक जो चीज़ है उसके लिए क्या होता है, वो जो होता है कि उसे जैसे मान लीजिए इसको बैंड सिलेक्टर बोलते हैं, तो उसे बैंड रिजेक्टर बोलते हैं। वो अलग अलग चीज़ें हैं, वो थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं ना बहुत सारी जो आप एग्जाम में छोड़ के आते हो, वो सारी मैं कल आपको एक साथ लिखवाने वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।